सो गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ऑल दोज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ा था क्लास 9th में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। ओके, सो बेसिकली ये जो तीनों इक्वेशन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन दोनों में फ़र्क है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनके डेरिवेशन के बारे में। बेसिकली देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन को डेराइव करने के दो तरीके होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है जो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एक कैलकुलस मेथड होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करके। सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिवाइज सम पॉइंट्स रिगार्डिंग व्हाट आर रिगार्डिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, सो today we will discuss derivation of equations of motion. Now very first thing which we need to keep in mind is the condition in which this equation of motion is applied. Generally हम क्वेश्चंस में जब भी कोई हमको क्वेश्चन मिलता है उसमें डायरेक्टली हम फार्मूला ही अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि किस कंडीशन में हमको ये यूज़ करना है। सो देखिए, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इन विच दिस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर बीइंग अप्लाइड, एंड दैट मस्ट कंडीशन इज दैट योर एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ओके, योर एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। बेसिकली एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोलिए या वेलोसिटी को यूनिफॉर्म बोलिए, बात एक ही है। either you say to be uniform velocity, your velocity should be uniform, or in another word if you say that your acceleration is constant, both are same thing। देखिए, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों में फ़र्क होता है। कांस्टेंट का मतलब कोई एक चीज़ का जो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो बदलाव है, जो चेंज है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी सपोज करिए 10 सेकेंड के अंदर 10 से 20, फिर अगले 10 सेकेंड के अंदर 10 से 20 से 30, तो ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब चेंज तो हो रहा है लेकिन वो चेंज कांस्टेंट है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब होता है कोई भी चीज़ का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इज इक्वल टू 20, अगर एक्सेलरेशन आपका हर समय 20 बना हुआ है या वेलोसिटी अगर 10 है, जैसे सपोज करें कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी कि 10 मेंटेन्ड है, तो उस केस में एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, 0। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन विच वी नीड टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन और बेसिकली ऑल दोस थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने जस्ट बताया, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। ए को हम क्या ट्रीट करते हैं, कांस्टेंट। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है उसी केस में ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं हम अप्लाई करते हैं। बेसिकली अगर कोई ऐसा सिचुएशन दे, मान लीजिए आपको बोल दे dv बाई dt, जो कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt यानी कि एक्सेलरेशन dv बाई dt इज इक्वल टू 2t प्लस 1। तो इस केस में अगर मैं ये चाहूँ कि एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2t प्लस 1, अगर मैं ये चाहूँ कि ये इक्वेशन, ये पर्टिकुलर रिलेशन को मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई कर सकूँ तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सो इन दिस टाइप ऑफ कंडीशंस जहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज नहीं कर सकते उस टाइप ऑफ सिचुएशंस में। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन एंड बेसिकली फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन विच वी नीड टू कीप इन माइंड। ओके, हम लोग बेसिकली इस कंडीशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करना नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा, स्पेशली क्लास 11th में, क्योंकि क्लास 9th में तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते थे, वहाँ पे हर केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रहता था। लेकिन क्लास 11 के केस में जब आप डेरिवेशन मतलब कि जब आप कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट करें तो आप देख सकते हो कि dx बाई dt आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, वहाँ पे भी एज अ t वेरिएबल रहता है। dv बाई dt निकालते हैं, वहाँ पे भी t वेरिएबल है। तो जहाँ आपका जो वेलोसिटी का टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो सिंपल सी बात है भाई कि वेलोसिटी चेंज होगा टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होगा यानी एक्सेलरेशन होगा। ओके, और एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा है यानी कि जर्क आएगा, जिसको हम लोग dA बाई dt जिसको कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव ऑफ displacement, or the first derivative of acceleration will give you jerk. Okay, now first of all, so now let's start the derivation. Okay, so first equation is v is equal to u plus at,
आई होप ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि आप लोगों को क्लियर होगा। v इज द फाइनल वेलोसिटी, इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। ओके, t इज द टाइम। सो वी ऑल नो दैट dx अपॉन dt, ओके, आई शुड से x मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, ओके, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी। ओके, here I am representing it by capital V. Okay, so dx upon dt is V. So if suppose if I shift dt to that side, basically यहाँ पे देखिए dx upon dt एक अलग क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है कि जब हम लोग dx इज इक्वल टू v dt लिख देते हैं तो ये dt को यहाँ पे ट्रांसफर किए, ये नहीं है, एक्चुअल में dt को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि d बाई dt इसी को कहते हैं डिफरेंशियल डेरिवेटिव। डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको रीड क्या करते हैं, डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज वेलोसिटी। सो dx इज इक्वल टू v dt। ओके, तो ये रहा, इसके आगे फर्दर अब हम और इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मीन्स सॉरी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बेसिकली dx इज इक्वल टू v dt। ओके, तो ये तो रहा बेसिक के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं मेन जो डेरिवेशन था उसी तरीके से। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है जैसे dv अपॉन dt, ये क्या होता है भाई, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल टू a dt। ओके, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने dx इज इक्वल टू v dt लिखा, उसी तरीके से dv इज इक्वल टू a dt। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। एक और चीज़, चाहे आप dv बाई dt लिखिए, चाहे आप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिखिए, दोनों ही आपका क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। ये नोटेशन तो आपको याद होगा, ये नोटेशन भी आप समझ जाइएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं v की वैल्यू पुट करता हूँ और v मेरा क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे ऊपर में जो पावर होता है ये डी के ऊपर रहता है, नीचे में टी के ऊपर रहेगा, ठीक है, जिसको हम रीड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ टाइम। नाउ फाइनली कमिंग बैक टू डेरिवेशन। सो dv इज इक्वल टू a dt। अब जरा इस दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इन दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करते हैं विद इन द लिमिट्स। लिमिट्स क्या होगा हमारा, जैसे dv है, ठीक है, तो dv को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो वेलोसिटी का देखिए वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, आपका u इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल होता है, और एक चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देंगे। dt मेरा डेरिवेटिव जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 0 इज द लोअर लिमिट, ठीक है, और t इज द अपर लिमिट। आप यहाँ पे अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि 0 ही होगा। अगर मोशन मान लीजिए आप अपने कोई मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे 2 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है और 4 सेकेंड तक जा रहा है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट हो जाएगा, ऊपर में 4 हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली इट विल बी v u प्लस v इज इक्वल टू a t 0 and t। ओके, सो after this step just we have to substitute the limit in this equation, in this particular equation, and after substituting we will get v minus u is equal to a into t minus 0, and finally v is equal to u plus at। okay, so this was how we had to prove the very first equation of motion, ठीक है, with the help of calculus। तो ये था उसका पूरा डेरिवेशन, ठीक है। यहाँ पे बस एक बात याद रखिएगा कि कंडीशन का एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ मूविंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, एस यहाँ पे और कुछ नहीं, जैसे इट डिपेंड्स आप किस चीज़ से पर्टिकुलरली किस क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एस आपका डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। बाकी जितने भी जैसे जो वेरिएबल्स हैं उनका स्टैंडर्ड मीनिंग है, जैसे यू का मीनिंग है आपका इनिशियल वेलोसिटी का टाइम का एक्सेलरेशन। ओके, एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखना है, देखिए हम जनरली क्या सोचते हैं कि मोशन हमेशा स्टार्ट होता है ऑरिजिन से। मान लेते हैं कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो ऑरिजिन पे था,
लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरत नहीं, मतलब हर कंडीशन में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि हमेशा हमें जो मेरा मोशन होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट हो सकता है। इनिशियली आई वॉज एट x नॉट एंड फाइनली आई reached point x. Okay, so x naught in that case will become my initial position and x will become my final position, and in that case x minus x naught will be my s, that is displacement. Okay, तो अगर आप ऑरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट करते हैं तो उस केस में तो सीधे सीधे s हो जाएगा, लेकिन अगर आपका डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए आप इनिशियली x नॉट पे खड़े थे, जब आपका टाइम 0 था तो इनिशियली कहाँ पे थे आप x नॉट पे थे, तो उस केस में और फाइनली मान लीजिए आप x पे, तो x माइनस x नॉट क्या देगा आपका डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, सो हियर सपोज करिए मैं s के बजाय मैं अगर x से डिनोट करूंगा तो कोई उससे मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे आप s से डिनोट करिए चाहे x से y से, जिससे वॉट एवर वेरिएबल यू वांट यू कैन यूज इट। ओके, देयर इज नो फिक्स रूल दैट यू हैव टू यूज दिस ओनली। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड जो कि आपको देखने को मिलता है। तो इसको मैं बेसिकली यहाँ पे मैं x से लेकर के चलूँगा, क्योंकि x से डेरिवेशन वही करना है, लेकिन बेसिकली समझने के लिए आसानी होगा आप लोगों को। सो x इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नाउ हाउ टू प्रोसीड इन दिस केस? ओके, वी नो दैट so we all know that कि dx upon dt that is nothing but velocity. Okay, and from the very first equation of motion v is equal to u plus at. Okay, so we have to substitute this first equation of motion. Okay, substituting equation, let us this equation v1 and this is 2. Okay, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे इक्वेशन और एक्सप्रेशन दोनों में फ़र्क होता है। इक्वेशन जैसे ही एक्सप्रेशन में आप इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, वो एक्सप्रेशन इक्वेशन में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक इक्वल है, बेसिकली ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और एक नॉर्मल इक्वेशन है जो कि हम अपने डेली लाइफ में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in 1 वी विल गेट dx अपॉन dt इज इक्वल टू u plus at. ओके, नाउ दिस इज द आई होप जस्ट यहाँ पे मैंने v की वैल्यू u plus at इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो dx अपॉन dt आई एम जस्ट रबिंग दिस। ओके, सो हियर वी हैव गॉट dx by dt is equal to u plus at. नाउ dx is equal to u plus at into dt. Okay, so just multiply, opening the brackets, multiply u dt plus at dt. अगेन हियर यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ था, t के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी t के रेस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी t का ही होगा। ठीक है ना, जैसे आपसे अगर बोला जाए सपोज करिए सम कांस्टेंट 2 कांस्टेंट्स आर देयर। ओके, लेट जस्ट सपोज x into y इज देयर। ओके, तो x into y को अगर मैं d by dx ऑफ एक्स वाई करूँगा तो याद रखिएगा कि ये जो y है वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, यहाँ जो नीचे वेरिएबल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है उसी का फाइनली यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ेंगे, जो दूसरा वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पे आप y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, y बाहर आ जाएगा और आपका कितना हो जाएगा, बेसिकली x अंदर आ जाएगा, मतलब डी एक्स अपॉन डी एक्स वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं, मतलब मेरे को ये नहीं स्पेसिफाई किया कि मैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसका जो रिजल्ट होता है ये नोट डाउन कर लीजिएगा। इस डी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विल बी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ओके, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार y को मैं कांस्टेंट मान के डी एक्स को डिफरेंशिएट करूँगा और एक बार x को कांस्टेंट मान करके y को डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट, सो dx इज इक्वल टू u dt। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग dx इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग u dt प्लस इंटीग्रेटिंग at dt। ओके,
अब यहाँ पे लिमिट आप पुट कर दीजिए, जैसे मैंने x के बारे में बताया था, x डिस्प्लेसमेंट है तो कोई जरूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा 0 से स्टार्ट हो सकता है 2x0 से रहा हो, और x आपका फाइनल u dt में आपका u बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है वो, ठीक है, बिकॉज ये दूसरा वेरिएबल है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 0 to t टाइम के लिमिट, यहाँ पे भी 0 to t टाइम के लिमिट, ठीक है। तो ये पार्ट यहाँ तक हुआ, लिमिट तक हमने पुट कर लिया। अब जरा इसके आगे स्टेप एक चलते हैं, अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x नॉट लोअर लिमिट x अपर लिमिट u t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 3 प्लस at dt। अब यहाँ पे देखिए ये तो बाहर आ जाएगा, आपका अंदर आ जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t dt। और इस पार्ट का याद रखिएगा, इस पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, और वो क्या होता था x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि लिमिट्स हम पुट कर रहे हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जा रहा है, इसलिए मैंने उसको इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। तो फाइनली यूजिंग दिस फार्मूला जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे t का पावर 1 है, सो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, दैट इज अल्टीमेटली इट विल बिकम, जस्ट आई एम रबिंग दैट, ओके, अल्टीमेटली इट विल बिकम t स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट 0 to t। बस एक काम आपका रह जा रहा है, आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करके देखिएगा रिजल्ट आप क्या आता है, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट u t, I will just ignoring this 0 because ultimately if I want to substitute the value it will become 0 only, 1 by 2 a t square, okay। So we got x minus x naught is equal to u t plus half a t square। बहुत लोग इस x minus x naught को s के टर्म में कह सकते हैं, मतलब कि ये आपका इनिशियल क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये ऑरिजिन है, ये x naught है और ये आप x है, मतलब इनिशियली आप यहाँ पे थे, ऑरिजिन पे नहीं थे, आपने जो डिस्टेंस कवर किया फाइनली आप x पे, तो x माइनस एक्स नॉट को अगर आप नेम टर्म न्यू नेम देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बुक्स में कहीं कहीं ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, और वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूल डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज़ करेंगे। देयर वी विल यूज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ओके, चेन रूल, दैट इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चेन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए चेन का मतलब होता है एक के बाद एक जो कंटिन्यूअस फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जैसे सपोज करिए, सपोज दिस इज अ फॉर्म ऑफ चेन। चेन का मतलब क्या है कि एक दूसरे से जस्ट सिमिलर थिंग अटैच हो और चलते जाएं, सो ऑन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड चेन। तो उसी तरीके से डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है। चेन रूल का मतलब कि जो चीज़ छोटी सी dx बाई dt दिख रहा है आपको, उसको आप इनफैक्ट बड़ा करके आप लिख सकते हैं dx अपॉन dt। मान लीजिए कोई दूसरा वेरिएबल है dA, ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d अपॉन dt, ठीक है। ये dA कैंसिल आउट हो जाएगा dx अपॉन dt। तो इसको अगर मैं और फैलाना चाहूँ, सपोज करिए dx अपॉन dA इंटू डी अपॉन डी टी को भी मैं फिर और फर्दर फैला सकता हूँ, कैसे, डी अपॉन मान लीजिए डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। तो ये चेन की तरह आप देख सकते हो कि बढ़ते जा रहा है, ठीक है नहीं। और दूसरी बात, एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो अटैच है। जैसे कि यहाँ पे एक चेन, एक जो पार्ट है दूसरे पार्ट से क्या अटैच है, दूसरी बात सिमिलरली टाइप के एक बार रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, ओके, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये रहा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट जरा डेरिवेशन देखते हैं थर्ड का, ठीक है। तो थर्ड जो है मेरा dx अपॉन dt, ओके, थर्ड के लिए देखिए जरा, dx upon dt is equal to v, okay। Now dx upon dt is equal to v, so if I want to apply the chain rule with the new variable as
v means I can write here dx upon dv into dv upon dt. क्यों? क्योंकि ये dv कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली dx अपॉन dt बनेगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ 2/5, इसको क्या लिख सकते हो आप 2/4 into 4/5, अल्टीमेटली ये कैंसिल हो जाएगा, बात वही आएगी, ठीक है। इसी को कहते हैं चेन रूल। तो dx अपॉन dv into dv अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब जरा ये बताइए कि dv अपॉन dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। ओके, सो here we will get dx upon dv into a is equal to v, or I can say a dx is equal to v dv. Okay, I can write on dx upon dv into a is, what is this a dv upon dt? I replace that dv upon dt with a. Okay, this is your v. So I've just transferred this denominator dv to this side dt. After transforming, ट्रांसफर के बाद क्या बन गया v dv, और ये क्या बन गया a into dx, ठीक है। a dx is equal to v dv। अब देखिए, now integrating both sides, okay, integrating both sides within the limit। अब दोनों साइड को मैं इंटीग्रेट करता हूँ लिमिट्स पे, इंटीग्रल a dx is equal to इंटीग्रल v dv। ओके, इंटीग्रल a dx is equal to इंटीग्रल v dv। अब जरा देखिए इंटीग्रेशन के बाद क्या ये बनता है। तो ये तो यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बाई वेरिएबल क्या है x है, लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल जो यहाँ पे v है और उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी हो रहा है, तो सीधे सीधे यहाँ पे x पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx फ्रॉम 0 to x। ओके, अगेन वही बात आती है, आप x0 भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u to v dv, और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा भाई, a इंटू एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2 u, सॉरी दिस इज v u, v dv है ना, तो x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अलग भी लगेगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा a x इज इक्वल टू, एक बार लिमिट आप क्या पुट करेंगे v स्क्वायर बाई 2, और एक बार लिमिट आप v की जगह पे u रखेंगे, u स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, a x इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, और जैसे ही आप इसको शिफ्ट करेंगे 2 को इधर, यू विल गेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेरिवेशन ऑफ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ कि देखिए जो भी ये इक्वेशन यूज़ करता है, देखिए कोई भी रूल हम फिजिक्स में स्टडी करने से पहले हमेशा उसके कंडीशन के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि किस कंडीशन में अप्लाई करें। जैसे ओम्स लॉ में कंडीशन होता है कि भाई वो कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या कंडीशन होता है, ओके, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ओवर सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0, ओके। सो ये कंडीशन हमको बहुत ध्यान से समझना होता है, मतलब इनको ध्यान में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत होती है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। और आईआईटी या नीट जैसे एग्जाम में वो इसी पॉइंट का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि बच्चे कंडीशन को इग्नोर करते हैं, ठीक है। और जैसे ही वो इग्नोर करते हैं कंडीशन को, वो आंख बंद करके सोचते हैं कि अच्छा क्वेश्चन ये है, बस तुरंत धड़ल्ले से वो इक्वेशन अप्लाई करना चालू करते हैं, जहाँ तो गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है। तो कोई भी रूल स्टडी करने से पहले कोई कहीं पे भी आप कोई इक्वेशन यूज़ करें तो सबसे पहले ये समझ में आना जरूरी है, ये कंडीशन मतलब ये दिमाग में होना जरूरी है कि भाई किस कंडीशन में हमको ये अप्लाई करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन कोई भी पहला, दूसरा या तीसरा कोई भी आप यूज़ कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में अप्लाई करना है, जहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ओके। सो आज की इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। थैंक यू।